सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। हम क्लास 8 साइंस का 5th चैप्टर पढ़ रहे थे और इसकी एक वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है 5.3 कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। हैविंग बिकम अवेयर ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, पहेली एंड बूझो आर वरीड। अब पहेली और बूझो को जब ये पता चला कि डिफॉरेस्टेशन का क्या इफेक्ट होगा तो उनको चिंता होने लगी। वो प्रोफेसर अहमद के पास गए और उन्होंने पूछा हाउ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कैन बी सेव्ड, हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कैसे बचा सकते हैं। ये जाकर प्रोफेसर अहमद से उन लोगों ने पूछा। अब पहले हम बायोस्फीयर के बारे में जान लेते हैं। इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट और विच सपोर्ट्स लाइफ। तो बायोस्फीयर अर्थ का वो पार्ट है, वो हिस्सा है जहां पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं। जैसे आपका फॉरेस्ट हो गया, ओशंस हो गया, पॉन्ड्स, लेक्स, हमारे एटमॉस्फेयर का हिस्सा, क्योंकि बर्ड्स, इंसेक्ट हवा में भी तोड़ने वाले होते हैं। तो जहां जहां पर भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं वो बायोस्फीयर कहलाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आगे क्या कह रहा है, विच सपोर्ट्स लाइफ, और ऐसी चीजें जो लाइफ को सपोर्ट करती हैं। जैसे वाटर, बिना पानी के मछली क्या हवा में तोड़ेगी नहीं। इसी तरह सॉइल हो गया, बिना सॉइल के प्लांट्स नहीं ग्रो हो सकते। सनलाइट हो गया, तो ये सारे बायोस्फीयर के अंदर आते हैं। तो बायोस्फीयर अर्थ का वो पार्ट है जहां लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं और वो सारी चीजें जो लाइफ को सपोर्ट करती हैं, जिनकी वजह से लाइफ पॉसिबल हो पा रही है। Biological diversity or biodiversity refers to the variety of organisms existing on the earth, their interrelationships and their relationship with the environment. तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, या जिसको हम शॉर्ट में बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, इसका मतलब क्या है। देखो, बायो का मतलब कोई भी लिविंग थिंग से रिलेटेड, लाइफ, जिंदगी। डाइवर्सिटी मतलब वेराइटी, तो वर्ड से ही मीनिंग निकल आया, यानी जिंदा चीजों में जो वेराइटी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो वेराइटी है, वही बायोडाइवर्सिटी कहलाएगी। तो ये कह रहा है रिफर्स टू वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो अलग अलग तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं अर्थ पे, वही है बायोडाइवर्सिटी। दियर इंटर रिलेशनशिप्स, तो अलग अलग जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो बायोडाइवर्सिटी के अंदर आ गए। इनका इंटर रिलेशनशिप यानी आपस में जो रिलेशन है, जैसे प्लांट, डियर और लॉयन का क्या रिलेशन है कि प्लांट को डियर खाता है, डियर को लॉयन खाता है, तो आपस में इनका ये रिलेशन है कि एक दूसरे के लिए फूड की तरह काम करते हैं। एंड दियर रिलेशनशिप विद एनवायरमेंट, अच्छा इनका एनवायरमेंट के साथ भी रिलेशन होता है। जैसे प्लांट का सनलाइट के साथ रिलेशन है, एनिमल्स का सनलाइट के साथ रिलेशन है। अगर सनलाइट नहीं होगी तो प्लांट अपना फूड नहीं बना पाएगा। इनका वाटर के साथ रिलेशन है, ये सब पानी पी के भी जिंदा रहते हैं, अगर पानी ना मिले तो जिंदा नहीं रह पाएंगे। वाटर भी ज़रूरी है, एयर भी ज़रूरी है, प्लांट को ग्रो करने के लिए सॉइल चाहिए। ठीक है, तो दो वर्ड आप समझ गए। बायोस्फीयर क्या है, अर्थ का वो हिस्सा जहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं और वो चीज़ें जो लाइफ को सपोर्ट करती हैं, जिंदा रखने में मदद करती हैं। और बायोडाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म की अलग अलग जो वैरायटी अर्थ पे रहती है उसकी बात करते हैं, उनका आपस में क्या रिलेशन है, एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन है, ये बायोडाइवर्सिटी के अंदर आ गया। तो बच्चे प्रोफेसर अहमद के पास गए और पूछा किस तरीके से हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। प्रोफेसर अहमद ऑर्गेनाइजेज अ विजिट टू अ बायोस्फीयर रिजर्व फॉर पहेली एंड बूझो एंड दियर क्लासमेट। तो प्रोफेसर अहमद ने कहा कि देखो ऐसे नहीं बताएंगे, पहले काम करते हैं, आपको एक जगह ले चलते हैं। तो पहेली, बूझो और इनकी क्लासमेट को वो एक बायोस्फीयर रिजर्व लेकर गए। अच्छा, पहले हम बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ नीचे जो बॉक्स दिया है, यहाँ पर कुछ डिटेल दी है, उसको समझ लेते हैं, तो आपके लिए वहाँ पर जो हम बात करेंगे वो समझना आसान हो जाएगा। टू प्रोटेक्ट अवर फ्लोरा एंड फौना, दियर हैबिटेट्स, प्रोटेक्टेड एरियाज कॉल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व हैव बीन अनमार्क्ड। किसी एरिया में पाए जाने वाले जो प्लांट्स हैं उनको हम फ्लोरा कहते हैं, और किसी एरिया में पाए जाने वाले जो एनिमल्स हैं उनको हम फौना कहते हैं। तो अगर फ्लोरा और फौना को और उनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना है तो प्रोटेक्टेड एरियाज जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, नेशनल पार्क हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, उसको अनमार्क्ड कर देते हैं, यानी चिन्हित कर देते हैं, निशानदेही कर देते हैं। यानी ऐसे बता देते हैं भैया ये जो एरिया आप देख रहे हो ना, ये है आपकी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब जैसे ही आपने इस एरिया को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नाम दे दिया तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड जो रूल एंड रेगुलेशन है वो यहाँ अप्लाई होने लगते हैं। मतलब यहाँ आकर जो मर्जी है वो कर नहीं सकते, कुछ सर्टेन रूल एंड रेगुलेशन है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। या अगर कह दिया कि भैया ये जो एरिया है ये नेशनल पार्क है, तो नेशनल पार्क के जो रूल एंड रेगुलेशन है वो लगेंगे। या कह दिया कि भैया ये जो एरिया है वो बायोस्फीयर रिजर्व है, तो बायोस्फीयर रिजर्व के जो रूल एंड रेगुलेशन है, क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते, वो सारे आपको फॉलो करने होंगे। और ये जो रूल एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं वो इस हिसाब से होते हैं कि उस एरिया के अंदर जो फ्लोरा और फौना है वो प्रोटेक्ट किया जा सके, उनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, तो इस तरीके से हम बचाते हैं। वरना अगर हम कुछ ना करें तो लोग जाके पता लगा जानवर का शिकार कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, जो मर्जी है वो कर रहे हैं, तो वहाँ जो प्लांट्स एनिमल्स को नुकसान होगा कि नहीं। तो बचाने के लिए हम ये काम करते हैं। प्लांटेशन यानी पौधा लगाना, कल्टीवेशन यानी खेती करना, ग्रेजिंग यानी जानवर वगैरह चराना, फेलिंग ट्रीज
पेड़ गिराना, हंटिंग करना एंड पोचिंग यानी मारना, किल करना आर प्रोहिबिटेड देयर। तो यहाँ पर जाके आप पेड़ पौधे नहीं लगा सकते, खेती नहीं कर सकते, जानवर नहीं चरा सकते, पेड़ नहीं गिरा सकते, जानवरों को शिकार नहीं कर सकते, उनको मार नहीं सकते। तो ये सारे काम प्रोहिबिटेड होते हैं इन एरियाज के अंदर। अब बाकी चीज़ें आप समझ गए होंगे। एक चीज़ डाउट आपके आ रहा होगा कि प्लांटेशन क्यों मना है। भाई अगर हम जंगल में जाकर या ये जो नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर जाकर हम पेड़ पौधे लगा रहे हैं तो अच्छी बात है ना, लेकिन नहीं। देखो हर जगह का अपना एक एनवायरनमेंट होता है कि भाई यहाँ पर इस तरीके के एनिमल्स पाए जाते हैं, इस तरीके के प्लांट्स होते हैं। अब कोई दूसरे तरीके का प्लांट आप जाके वहाँ लगा दोगे, यानी अगर मान लो प्लांटेशन अलाउ कर दिया गया कि भैया कोई भी आके यहाँ पेड़ लगा सकता है। अब मान लो ऐसा प्लांट लगा दिया जाके जो उस एरिया के लिए सही नहीं है, उसके आसपास जो दूसरे प्लांट हैं उनके लिए सही नहीं है, तो नुकसान कर दे कि नहीं। बाहर से एक प्लांट लगा दिया, अब उस प्लांट से बीमारी फैल गई तो कौन जिम्मेदार होगा। पता लगा अच्छा काम करने गए थे, हो गया नुकसान। तो प्लांटेशन भी मना होता है। अब चलिए जानते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है। एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट। तो वो एरिया जहां पर एनिमल को प्रोटेक्ट किया जाता है, बचाया जाता है किसी भी तरह के डिस्टर्बेंस से, यानी ऐसा कोई काम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर जाके नहीं कर सकते जिससे वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है, वहाँ जो एनिमल्स हैं वो डिस्टर्ब हो और उनका जो हैबिटेट है वो डिस्टर्ब हो। यानी ऐसा नहीं कि आप जाके पेड़ काट लिया करें, हम तो एनिमल कुछ नहीं कर रहे ना, हम तो पेड़ काट रहे हैं, लेकिन उस पेड़ के काटने से एनिमल को डिस्टर्बेंस होगा कि नहीं, तो ये काम नहीं कर सकते। फिर आता है आपका नेशनल पार्क, एरिया रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट्स एंड नेचुरल रिसोर्स। तो ये वो एरिया है जो वाइल्ड लाइफ के लिए रिजर्व रहता है, जहाँ वो आज़ादी से घूम सकते हैं, अपना जो हैबिटेट है, नेचुरल रिसोर्स है वो यूज़ कर सकते हैं। यानी यहाँ पर हम एनिमल्स को बिल्कुल नहीं छेड़ते, ना इनकी हैबिटेट को कोई नुकसान पहुँचाते हैं। अब आप कहोगे ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में कोई डिफरेंस तो हुआ नहीं। फिर तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी एनिमल्स को हम प्रोटेक्ट करते हैं, नेशनल पार्क में प्रोटेक्ट करते हैं, तो दोनों में डिफरेंस है। देखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर जो रूल एंड रेगुलेशन है वो इतने स्ट्रिक्ट नहीं होते। यहाँ बहुत सारे काम आप कर सकते हो जाके, जैसे वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं आसपास के, या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर भी लोग, ट्राइबल लोग, आदिवासी लोग रहते हैं, तो वो अपने जानवर चरा सकते हैं और जलाने के लिए लकड़ियाँ ले सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन नेशनल पार्क में ये सारी चीज़ें बिल्कुल मना होती है। वहाँ जानवरों को चरा नहीं सकते, वहाँ से आग के लिए लकड़ी इकट्ठा नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। यानी नेशनल पार्क अगर किसी एरिया को मार्क कर दिया गया कि भाई ये जो एरिया आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक ये नेशनल पार्क है, तो इंसान जाकर किसी भी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं कर सकता। जैसे फॉरेस्ट है और रहने वाले वहाँ जो एनिमल्स हैं उनको वैसे ही छोड़ दो आप। इसकी डिटेल अभी आगे आएगी तो हम वहाँ देखेंगे। फिर बात कर लेते हैं बायोस्फीयर रिजर्व की, लार्ज एरियाज ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। अब देखो बायोस्फीयर रिजर्व है, बायोस्फीयर के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बायोस्फीयर का पार्ट है। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको यहाँ पर बचाया जाता है, चाहे वो वाइल्ड लाइफ हो, प्लांट्स हो, एनिमल रिसोर्सेज हो, ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ ट्राइबल्स यानी वहाँ रहने वाले आदिवासी, वो भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनको भी बचाया जाता है, उनको भी आप जाके कोई हार्म नहीं पहुँचा सकते लिविंग इन दैट एरिया। ठीक है, अभी ये तीनों चीज़ें हमारी डिटेल में आएगी तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। हाँ, तो जो ऊपर हम बात कर रहे थे वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो प्रोफेसर अहमद ने ऑर्गेनाइज किया कि चलो पहेली बूझो उनके क्लासमेट को एक बायोस्फीयर रिजर्व ले चलते हैं। तो उन्होंने एक प्लेस सेलेक्ट की जिसका नाम था पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है। He knows that the plants and animals found here are similar to those of the upper Himalayan peaks and to those belonging to the lower western Ghats. अब मैप से आपको मैं थोड़ा चीज़ समझाता हूँ। देखो डायरेक्ट भी आपको मैं बता सकता था, लेकिन जितना आप इमेजेस को देखोगे, जितना आप मैप, डायग्राम, फिगर्स देखोगे, उतना चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, आसानी से भूलेगी नहीं। इसलिए हर चीज़ पे मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि मेन चीज़ ये नहीं कि मैं आपको पढ़ा के आगे निकल जाऊँ, बल्कि ये कि आपको अच्छे समझ में आ जाए, चीज़ें आपको याद भी रहें। देखो ये जो स्टेट आप देख रहे हो ये है मध्य प्रदेश। इसमें यहाँ पर आपका पचमढ़ी है। ये जो हिस्सा यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर आपको हिमालयन माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। तो कई सारी माउंटेन रेंजेस होती हैं, यानी ऐसे लगातार पहाड़ होते हैं ना, तो वो आपकी माउंटेन रेंज कहलाती है। तो ये यहाँ पर जो आप माउंटेन रेंज देख रहे हो, लगातार आपको पहाड़ मिलेंगे, यही आपके अपर हिमालय कहलाते हैं। और यहाँ पर नीचे की तरफ अगर आप आओ तो ये जो एरिया आप देख रहे हो वेस्टर्न घाट्स, तो पचमढ़ी के अंदर जो प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं वो सिमिलर होते हैं, यानी उसी तरीके के होते हैं जो आपको अपर हिमालयाज के अंदर और वेस्टर्न घाट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। और वेस्टर्न घाट्स में भी स्पेशली जो लोअर वेस्टर्न घाट्स है, वेस्टर्न घाट्स का जो नीचे वाला हिस्सा है, वहाँ पर जो प्लांट्स एनिमल्स पाए जाते हैं वैसे ही आपको पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर भी देखने को मिलते हैं। प्रोफेसर अहमद बिलीव्स दैट द बायोडाइवर्सिटी फाउंड हियर इज़ यूनिक। तो प्रोफेसर अहमद का मानना ये है कि यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो यूनिक है, यानी इस तरीके की बायोडाइवर्सिटी दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलती। उन्होंने रिक्वेस्ट की माधव जी से, जो कि एक फॉरेस्ट एम्प्लॉय हैं, जंगल में नौकरी करते हैं,
टू गाइड द चिल्ड्रन इनटू द बायोस्फीयर रिजर्व। तो माधव जी से कहा कि आप बच्चों को जो है बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर लेके चलिए, आप गाइड करिए, आपको पता होगा रास्ता, आप यही काम करते हो। He explains that preserving areas of such biological importance make them a part of our national heritage। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ऐसे एरियाज जिनकी कुछ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, यानी जहां पर ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं जिनको प्रिजर्व करना, बचाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो एरियाज जहां पर ये पाए जाते हैं उनको प्रिजर्व करना क्या करता है, मेक देम अ पार्ट ऑफ आवर नेशनल हेरिटेज। तो जब हम ऐसे एरियाज को प्रिजर्व करते हैं जिनकी कोई बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होती है तो वो हमारे नेशनल हेरिटेज का पार्ट बन जाते हैं। नेशनल हेरिटेज यानी कोई ऐसी चीज़, कोई बिल्डिंग हो सकती है, कोई जगह हो सकती है जिसकी कोई वैल्यू हो, जो नेशन के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए इंपॉर्टेंट हो। जैसे आपका ताजमहल हो गया, ये ऐसी बिल्डिंग है जो कि नेशनल हेरिटेज के अंदर आती है, हमारे देश के लिए वैल्यू है। तो ऐसे एरियाज जिनकी एक बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, जैसे कि पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, तो इन एरियाज को जो हम प्रिजर्व करते हैं तो वो हमारे नेशनल हेरिटेज का पार्ट बन जाते हैं। माधव जी explains to children that apart from our personal efforts and efforts of the society, government agencies also take care of the forest and animals। तो हमारी सोसाइटी की जो कोशिश है उसके अलावा गवर्नमेंट भी ऐसे काम करती है जिससे फॉरेस्ट और एनिमल को बचाया जा सके, उनकी देखभाल की जा सके। गवर्नमेंट क्या करती है, लेज डाउन रूल्स, मेथड्स एंड पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व देम। वो ऐसे रूल्स बनाती है, ऐसे मेथड्स बताती है जिससे फॉरेस्ट और वहाँ रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, उनको कंजर्व किया जा सके। Wildlife sanctuaries, national parks, biosphere reserve, etc. are protected areas for conservation of plants and animals present in that area। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, ये वो प्रोटेक्टेड एरिया हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं, जो उस एरिया के अंदर पाए जाते हैं। एक्टिविटी 5.3, फाइंड आउट द नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व इन योर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड कंट्री। रिकॉर्ड इन टेबल 5.1, शो दीज एरियाज इन एन आउटलाइन मैप ऑफ योर स्टेट एंड इंडिया। तो ये टेबल नीचे दिया है, इसको आपको फिल करना है। देखो, मैं रहता हूँ प्रयागराज में, जो कि यूपी के अंदर आता है, उत्तर प्रदेश के अंदर आता है, तो मैं इस हिसाब से फिल कर देता हूँ। आप जिस शहर में रहते हो, जिस स्टेट में रहते हो, कंट्री तो हम लोग का सेम ही होगा, तो उस हिसाब से आप लिख सकते हो। जैसे मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर ना कोई नेशनल पार्क है, ना कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ना कोई बायोस्फीयर रिजर्व है। स्टेट की बात कर लें तो दुधवा नेशनल पार्क है जो कि लखीमपुर खीरी के अंदर पड़ता है। रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। बायोस्फीयर रिजर्व उत्तर प्रदेश के अंदर कोई नहीं है। कंट्री के अंदर बात कर ले तो हमारे कंट्री के अंदर बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं। एक आप लिख सकते हो हेमिस, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि केरला के अंदर है, और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। अब डिटेल में समझते हैं बायोस्फीयर रिजर्व को। चिल्ड्रन अलॉन्ग विद प्रोफेसर अहमद एंड माधव जी एंटर्ड बायोस्फीयर रिजर्व एरिया। तो अब ये लोग बायोस्फीयर रिजर्व एरिया के अंदर गए। माधव जी ने एक्सप्लेन किया कि बायोस्फीयर रिजर्व आर द एरियाज मेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोस्फीयर रिजर्व वो एरियाज होते हैं जो उस एरिया की बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए, कि उनको कोई नुकसान ना पहुंचे, इसलिए बनाया जाता है। एज यू आर अवेयर दैट बायोडाइवर्सिटी इज द वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरली फाउंड इन एन एरिया। जैसा कि आप जानते ही हो कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, किसी भी एरिया के अंदर जो अलग अलग तरीके के प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पाए जाते हैं वही बायोडाइवर्सिटी है। तो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए जो एरिया मार्क करते हैं उसको हम बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। द बायोस्फीयर रिजर्व हेल्प टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया। तो ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये क्या करता है, उस एरिया की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको मेंटेन करने में मदद करता है। अगर ऐसा हम ना करें तो कोई भी जा रहा है, पेड़ काट दे रहा है, किसी भी जानवर का शिकार कर ले रहा है, तो बायोडाइवर्सिटी को नुकसान होगा कि नहीं। और फिर वहाँ जो ट्राइबल लोग, आदिवासी लोग रहते हैं, उनका जो कल्चर है वो कल्चर भी मेंटेन रहे, बना रहे, इसलिए हम बायोस्फीयर रिजर्व बनाते हैं। यानी अलग से कुछ नहीं बनाना होता, बस एरिया मार्क कर देते हैं कि भैया ये जो एरिया है ये बायोस्फीयर रिजर्व है, यहाँ पर ये नियम कानून है जो लगेंगे। अब बायोस्फीयर रिजर्व में ऑल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरियाज इन इट। अब बायोस्फीयर रिजर्व देखो बड़ा एरिया होता है, यानी इसका मकसद होता है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, यहाँ तक कि आदिवासी जो लोग वहाँ रहते हैं, उन सब को प्रोटेक्ट करना है, उन सब की हेल्प करनी है। अब इसके अंदर अंदर भी अलग से एरियाज बना दिए जाते हैं। जैसे पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की हम बात कर लें तो इसके अंदर एक नेशनल पार्क भी है जिसका नाम है सतपुरा, और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है जिसका नाम है बोरी और पचमढ़ी। तो ये नीचे मैप है, आप देख सकते हो, ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये आपका पचमढ़ी सेंचुरी है, यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और यहाँ पर जो डार्क ग्रीन कलर से आप देख रहे हो ये बोरी सेंचुरी है। इनके अंदर भी बहुत सारे एरिया हैं, जैसे चुरना हो गया, धैन हो गया, बोरी हो गया, ये कुछ विलेजेस हैं जो इसके अंदर पाए जाते हैं। जैसे लोग घूमने जाते हैं ना यहाँ पर, तो यहाँ पर रहने वहने का भी इंतजाम रहता है। फिर ये जो आप देख रहे हो ये आपका सतपुरा नेशनल पार्क है। इसी सतपुरा नेशनल पार्क के अंदर एक जगह है जिसको हम नीम घान कहते हैं। ये ग्रास लैंड है, बड़ा सा मैदान है, बड़ी बड़ी घासें हैं, यहाँ भी लोग घूमने जाते हैं, एक टूरिस्ट स्पॉट टाइप का है। बाकी ये जो लिखा है टू पिपरिया
और पनर पानी गेट, ये मैप में सही से मार्क नहीं है, सिंपल लिख दिया है, अरे कहाँ पर गेट है ये तो दिखाओ। बेसिकली इसका गेट आई थिंक सतपुरा नेशनल पार्क के एंट्रेंस पे है, यहाँ पर कहीं है, तो ये थोड़ा मार्क करके दिखाना चाहिए था। और पिपरिया तो इधर साइड, यहाँ कहीं बाहर साइड पड़ता है। खैर हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन चीज़ जो आपको ऊपर लिखी है, क्योंकि मैप इस तरह से आपको ड्रॉ नहीं करना है, बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर एक नेशनल पार्क है, उसका नाम है सतपुरा, और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, एक का नाम है बोरी और दूसरा का नाम है पचमढ़ी। एक्टिविटी 5.4 लिस्ट द फैक्टर्स डिस्टर्बिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ योर एरिया। तो वो फैक्टर बताओ जो आपके एरिया की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। सम ऑफ दीज फैक्टर्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ में डिस्टर्ब द बायोडाइवर्सिटी अननोइंगली। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स या एक्टिविटीज़ होंगे जो कि बायोडाइवर्सिटी को डिस्टर्ब कर रहे होंगे अनजाने में, यानी उससे बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंच रहा है लेकिन पता नहीं लोगों को कि इससे कैसे नुकसान पहुंच रहा है। लिस्ट दीज ह्यूमन एक्टिविटीज़, तो ऐसी एक्टिविटीज़ को आप लिस्ट करो जिनकी वजह से अनजाने में बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंच रहा है। हाउ कैन दीज बी चेक्ड, तो किस तरीके से इन फैक्टर्स को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं जिससे बायोडाइवर्सिटी को नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, एक ब्रीफ सी रिपोर्ट बनाओ अपनी नोटबुक के अंदर। तो इसका आंसर मैं आपको लिखा देता हूं। तो पहली चीज़ जो आपसे यहाँ पूछी जा रही है कि फैक्टर्स डिस्टर्बिंग द बायोडाइवर्सिटी, वो कौन सी चीज़ है जो आपके आसपास की बायोडाइवर्सिटी को डिस्टर्ब करती है। तो जनरली वही सारे फैक्टर्स होते हैं जो हर जगह की बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट करते हैं। तो आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हो। पहला पॉइंट इसमें हो गया हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, जैसे फॉरेस्ट को क्लियर करना, वेटलैंड्स हो गया, ग्रासलैंड हो गया, इनको ख़त्म करना ताकि वहाँ पर खेती की जा सके, रोड बनाया जा सके, कोई और कंस्ट्रक्शन किया जा सके। जैसे मान लो आपके आसपास कोई जंगल का एरिया था, अब उसको काट के फैक्ट्री लगा दी गई, यहाँ वहाँ रोड बनाई गई या कोई और बिल्डिंग बनाई जा रही है, तो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को नुकसान होगा कि नहीं। फिर दूसरा पोल्यूशन हो गया, एयर, वाटर, सॉइल, नॉइज पोल्यूशन, ये बहुत सारी स्पीशीज़ को नुकसान पहुँचाते हैं। फिर तीसरा हो गया क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज में जैसे राइजिंग टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से जो रेनफॉल पैटर्न है वो चेंज हो रहा है, कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, कहीं पर सूखा पड़ रहा है, तो वहाँ की जो स्पीशीज़ है और वहाँ का जो पूरा इकोसिस्टम है उसको नुकसान पहुँच रहा है। फिर फोर्थ है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, बहुत ज़्यादा फिशिंग कर ली आपने, मछली पकड़े ही जा रहे हो, बहुत ज़्यादा हंटिंग कर ली, पोचिंग कर ली, यानी एनिमल्स को किल कर दिया, तो उनकी पॉपुलेशन इससे कम हो जाएगी। फिफ्थ हो गया इन्वेजिव स्पीशीज़, यानी ऐसी स्पीशीज़, ऐसे जानवरों को ले जाकर उस एरिया के अंदर छोड़ दो जो वहाँ के है ही नहीं। जैसे पोलर बियर को ला के यहाँ छोड़ दो तो क्या करेगा, बेचारा मर जाएगा वो। या किसी एरिया के अंदर मान लो लॉयन नहीं है, अब शेर को आपने कहा कि चलो यहाँ ले आकर शेर छोड़ देते हैं, तो और जो एनिमल है उनको खा जाएगा वो। तो ये भी देखा जाता है किसी एरिया के अंदर किस तरीके के एनिमल्स पाए जाते हैं, वहाँ पर वैसे ही एनिमल्स रहने चाहिए, या किस तरीके के प्लांट्स वगैरह पाए जाते हैं वही प्लांट्स वहाँ होने चाहिए। बाहर से कोई दूसरे तरीके का प्लांट या दूसरे तरीके के एनिमल ले आकर दूसरी बायोडाइवर्सिटी के अंदर अगर आप छोड़ दोगे तो इससे वहाँ के रहने वाले जो लोकल हैं उनको नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। फिर आपसे पूछा था कि ह्यूमन एक्टिविटी जो कि बायोडाइवर्सिटी को डिस्टर्ब कर रही है अननोइंगली, ये कौन सा है। तो पहला इसके अंदर है यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स इन फार्मिंग। खेती में ऐसे केमिकल फर्टिलाइजर आप यूज़ कर रहे हो, ऐसे पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हो जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। थ्रोइंग प्लास्टिक एंड वेस्ट इनटू रिवर और नेचुरल प्लेसेस, क्लियरिंग लैंड फॉर रोड्स एंड हाउसेज विदाउट कंसिडरिंग वाइल्ड लाइफ। रोड बनाने के लिए आप काटे जा रहे हो पेड़ वगैरह, घर बनाना है, पेड़ वगैरह काट दिया आपने, तो इससे नुकसान हो रहा है। कटिंग ट्रीज फॉर वायरवुड और फर्नीचर विदाउट प्लांटिंग न्यू वंस। फिफ्थ पॉइंट है यूजिंग व्हीकल्स इन फॉरेस्ट एरिया एंड डिस्टर्बिंग एनिमल्स। फॉरेस्ट एरिया के अंदर आप गाड़ी लेके चले जा रहे हो, धुआं हो रहा है, उससे हॉर्न बजाए जा रहे हो, तो ये सारी चीज़ें एनिमल को डिस्टर्ब करती हैं। अब कैसे हम इसको चेक कर सकते हैं, यानी कैसे बचा जा सकता है। तो पहला पॉइंट इसके अंदर है इन्वायरमेंटल एजुकेशन, लोगों को जागरूक करना, बताना कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे बचा सकते हैं, यही चीज़ें तो आपको पढ़ाई जा रही है, तो ये एजुकेशन देना, क्योंकि आप जान जाओगे तो बचोगे आप। फिर स्ट्रिक्ट लॉज एंड इन्फोर्समेंट, सख्त कानून बनाए जाने चाहिए और वो लागू भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कानून बन गया कुछ हो ही नहीं रहा, बल्कि उस कानून को जो तोड़े उसको सज़ा भी मिलनी चाहिए। जैसे इल्लीगल हंटिंग पे बैन लगना चाहिए, गैर कानूनी तरीके से आप शिकार नहीं कर सकते। लॉगिंग हो गया, लॉगिंग मतलब होता है ट्री वगैरह को काटना ताकि उसको बेचा जा सके। एंड ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज़, ऐसी प्रजातियां जो बिल्कुल ख़त्म होने वाली हैं उसका व्यापार हो रहा है, उसको पकड़ के ले जाके बेच रहे हैं, तो ये सब ना किया जाए, इसके लिए स्ट्रिक्ट कानून बनने चाहिए और वो कानून लागू होना चाहिए। फिर थर्ड पॉइंट है एफॉरेस्टेशन, और ट्रीज़ को प्लांट करो ताकि जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट हैं, जो फॉरेस्ट ख़त्म हो रहे हैं, वो रिस्टोर हो सके, वापस से वो सही हो सके। फिर वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, चीज़ों को रिसाइकिल करना, प्लास्टिक के यूज़ को कम करना, डिस्पोज ऑफ वेस्ट प्रॉपरली, जो वेस्ट है कचरा वगैरह उसको सही तरीके से डिस्पोज करना। फिर फिफ्थ पॉइंट है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इन्वॉल्व लोकल कम्युनिटीज़ इन कंजर्वेशन एफर्ट, लोकली लोगों को इस बात के लिए तैयार करना कि वो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करें। जिस एरिया के अंदर आप रहते हो वहाँ जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको नुकसान ना पहुँचे, इसके लिए लोगों को तैयार करना, लोगों से बात करना,
एक्शन प्लान बनाना कि क्या किया जाए, ये ज़रूरी है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी का पार्ट था। इसका आंसर मैंने दिखा दिया, एक्सप्लेन भी कर दिया, उसको आप नोट डाउन कर सकते हो। 5.5 फ्लोरा एंड फौना। एज द चिल्ड्रन वॉक अराउंड द बायोस्फीयर रिजर्व दे अप्रिशिएट द ग्रीन वेल्थ ऑफ द फॉरेस्ट। तो जैसे जैसे वो बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर चले तो वहाँ की हरियाली जो थी उसको अप्रिशिएट करने लगे कि वाह कितना हरा भरा इन्वायरमेंट है यहाँ का। दे आर वेरी हैप्पी टू सी टॉल टीक ट्रीज एंड एनिमल्स इनसाइड द फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट के अंदर जो टॉल टीक ट्रीज हैं यानी सागौन के जो ट्रीज हैं उनको देख के बड़े खुश हुए, वहाँ जो एनिमल्स थे उनको देख के बड़े खुश हुए। अचानक से पहेली को एक रैबिट दिखा, वो उसको पकड़ना चाह रही थी, तो पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगी। प्रोफेसर अहमद ने उसको रोका और एक्सप्लेन किया दैट एनिमल्स आर कंफर्टेबल एंड हैप्पी इन देयर ओन हैबिटेट, वी शुड नॉट डिस्टर्ब देम। कि जो एनिमल्स हैं ना यहाँ के, वो अपने हैबिटेट में अपने घर के अंदर खुश हैं और बड़े आराम से हैं, हमें उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। भाई क्यों पकड़ रहे हो आप? माधव जी एक्सप्लेन दैट सम एनिमल्स एंड प्लांट्स टिपिकली बिलोंग टू अ पर्टिकुलर एरिया। तो माधव जी ने एक्सप्लेन किया कि कुछ ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जो कि आमतौर से किसी खास जगह पाए जाते हैं। द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड फ्लोरा एंड फौना रिस्पेक्टिवली ऑफ दैट एरिया। तो ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ कि किसी जगह पर, जैसे हमने कह दिया कि भाई ये जगह है, इस जगह के अंदर जो भी प्लांट्स पाए जाएंगे वो उस एरिया के फ्लोरा कहलाएंगे, और इस एरिया के अंदर जो भी एनिमल्स पाए जाएंगे वो उस एरिया के फौना कहलाएंगे। ठीक है, साल, टीक, मैंगो, जामुन, सिल्वर फर्न्स, अर्जुन एक्सेट्रा आर फ्लोरा एंड चिंकारा, ब्लू बुल, बार्किंग डियर, चीतल, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, वुल एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ फौना ऑफ पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर जो प्लांट्स पाए जाते हैं वो वहाँ के फ्लोरा कहलाए, उनके नाम आपको यहाँ दिए हैं। और यहाँ पर जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनको वहाँ के हम फौना कहेंगे, उनके नाम आपको यहाँ दिए हैं। कुछ की इमेज भी आपको दी है, आप देख सकते हो। यानी ये वो प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो कि पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर पाए जाते हैं, तो वो यहाँ के फ्लोरा और फौना हो गए। एक्टिविटी 5.5 ट्राई टू आइडेंटिफाई फ्लोरा एंड फौना ऑफ योर एरिया एंड लिस्ट देम। तो आपके एरिया के जो फ्लोरा और फौना है उनको पहचानो और उनको लिस्ट करो। भाई सिंपल सी बात है, अपने एरिया में आसपास घूमो, जो भी प्लांट्स ट्रीज आपको दिखाई पड़ रहे हैं वो फ्लोरा के अंदर लिख लो। जो भी एनिमल्स आपको देखने को मिलते हैं या आप जानते हो कि हाँ भाई ये एनिमल्स हमारे एरिया में पाए जाते हैं, उनका नाम लिख दो फौना के अंदर। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो आप जहाँ रहते हो उसके हिसाब से अपना लिख सकते हो। 5.6 एंडेमिक स्पीशीज। सून द ग्रुप क्वाइटली इंटर्स द डीप फॉरेस्ट। अब जो बच्चों का ग्रुप था वो डीप फॉरेस्ट के अंदर यानी और गहराई में, जंगल के और अंदर पहुंच गया। चिल्ड्रन आर सरप्राइज टू सी अ वेरी बिग स्क्वायरल। तो उन्होंने एक बहुत बड़ी गिलहरी देखी, उसको देख के सरप्राइज हो गए। ये जो स्क्वायरल थी उसकी बड़ी फ्लफी टेल थी, यानी बड़ी सी बालदार उसकी टेल थी। दे आर वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट इट। अब इसके बारे में वो जानना चाह रहे थे, ये किस तरीके की गिलहरी है, ऐसा तो हमने पहले नहीं देखा। माधव जी ने उनको बताया दैट दिस इज नोन एज द जाइंट स्क्वायरल एंड इज एंडेमिक टू दिस एरिया। कि ये जो आप गिलहरी देख रहे हो ना, ये जाइंट स्क्वायरल इसको हम कहते हैं, और ये इस एरिया के लिए एंडेमिक है। अब एंडेमिक क्या होता है थोड़ा वो समझ लेते हैं। एंडेमिक स्पीशीज आर दोज स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पार्टिकुलर एरिया। तो एंडेमिक स्पीशीज वो स्पीशीज है, वो प्रजाति है प्लांट्स और एनिमल्स की, यानी उस तरीके के प्लांट और एनिमल हैं जो कि खास तौर से किसी एरिया के अंदर पाए जाते हैं, यानी सिर्फ वहीं पाए जाएंगे और कहीं और नहीं पाए जाएंगे। दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स। नेचुरली और कहीं नहीं पाए जाएंगे। फ्लोरा, फौना और एंडेमिक स्पीशीज में आप कंफ्यूज ना होना। किसी एरिया के अंदर जो प्लांट्स पाए जाते हैं वो वहाँ के फ्लोरा कहलाते हैं, और किसी जगह पर जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनको हम फौना कहते हैं। अब ये जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो कहीं पाए जाते हैं, हो सकता है दूसरी जगह भी पाए जाएं, लेकिन एंडेमिक स्पीशीज वो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ किसी खास जगह ही पाए जाते हैं। जैसे मान लो यहीं पाए जाएंगे और कहीं नहीं पाए जाएंगे नेचुरली। अब कहोगे नेचुरली का मतलब क्या है? मतलब अपने आप से पाए जाते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे कंगारू है, वो ऑस्ट्रेलिया के एंडेमिक स्पीशीज़ हैं, यानी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं नेचुरली। लेकिन इनकी स्मगलिंग भी होती है। कुछ लोग होते हैं पैसे वाले, उनको शौक होता है कि यार हम चाहते हैं कि कंगारू पालें, तो वो पैसा दे के चुपके से खरीद लेते हैं। या कोई कंगारू पकड़ के ले आया, दूसरी जगह छोड़ दिया, तो जहाँ पर छोड़ा, मान लो ऑस्ट्रेलिया से उठाया अमेरिका के अंदर छोड़ दिया, अमेरिका किसी जंगल में छोड़ दिया, तो वो अमेरिका के नेचुरली हुए नहीं, वो तो ले जाके छोड़ दिया ना किसी ने। नेचुरली तौर पे अपने आप से अमेरिका के अंदर कंगारू नहीं पाए जाते, लेकिन अगर कोई ले जाके छोड़ दे तो वहाँ भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो एंडेमिक स्पीशीज़ फ्लोरा फौना में डिफरेंस समझ गए।
किसी जगह पर भी जो प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं वो वहाँ के फ्लोरा और फौना होते हैं। लेकिन ऐसे प्लांट एनिमल जो किसी खास जगह ही पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते, वो उस एरिया की एंडेमिक स्पीशीज कहलाती है। अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल और प्लांट मे बी एंडेमिक टू अ जोन, अ स्टेट और अ कंट्री। अब जैसा कि मैंने बताया कि वो प्लांट्स और एनिमल की स्पीशीज जो किसी खास जगह ही पाई जाती है वो एंडेमिक स्पीशीज होती है। अब वो जो खास एरिया है वो कोई जोन हो सकता है, कोई इलाका हो सकता है, या पूरा कोई स्टेट हो सकता है, या कोई कंट्री हो सकता है। जैसे एक फ्रॉग है, उसका नाम है दुधवा ट्री फ्रॉग। ये उत्तर प्रदेश का एंडेमिक है, यानी ये जो फ्रॉग है सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही पाया जाता है। कंगारू को मैंने एग्जाम्पल दिया था कि कंगारू ऑस्ट्रेलिया के लिए एंडेमिक है, यानी सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो वो जो इलाके की हम बात कर रहे हैं वो कोई जोन हो सकता है, छोटा सा इलाका हो सकता है, या कोई स्टेट हो सकता है, या पूरा कंट्री हो सकता है कि भैया ये प्लांट या ये एनिमल इसी कंट्री के अंदर, इसी स्टेट के अंदर, इसी जोन के अंदर पाया जाता है। माधव जी शोज साल एंड वाइल्ड मैंगो, तो नीचे इमेज आपको बनी है वाइल्ड मैंगो की, आप देख सकते हो, एज टू एग्जाम्पल ऑफ एंडेमिक फ्लोरा ऑफ पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के जो एंडेमिक फ्लोरा है, यानी ऐसे प्लांट्स या ट्रीज जो सिर्फ यहीं पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते, वो कौन से हैं? एक तो साल हो गया, दूसरा वाइल्ड मैंगो हो गया। मैंगो तो कहीं पाया जाता नहीं, वाइल्ड मैंगो की बात हो रही है। इसी तरह बाइसन, इंडियन जाइंट स्क्वायरल एंड फ्लाइंग स्क्वायरल, ये एंडेमिक फौना है इस एरिया के, यानी इस एरिया के अंदर और भी एनिमल्स पाए जाते हैं, वो सारे फौना के अंदर आएंगे, लेकिन जो सिर्फ यहीं पाए जाते हैं वो ये सब हैं। बाइसन, इंडियन जाइंट स्क्वायरल, फ्लाइंग स्क्वायरल, जो सिर्फ यहीं पाए जाते हैं, इसी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर पाए जाते हैं और कहीं नहीं मिलेंगे दुनिया में। Professor Ahmed explains that the destruction of their habitat, increasing population, introduction of new species may affect the natural habitat of endemic species and endangered their lives। तो प्रोफेसर अहमद ने ये एक्सप्लेन किया कि ये जो एंडेमिक स्पीशीज़ हैं, इनके हैबिटेट को अगर हम बर्बाद करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे, या पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गई, इंसानों की जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो क्या कर रहे हैं? जंगल को काट रहे हैं, वहाँ घर बना रहे हैं, फैक्ट्री लगा रहे हैं, इसकी वजह से, या फिर जहाँ पर ये लोग रहते हैं, इनका जो हैबिटेट है, वहाँ पर कोई नई स्पीशीज़ ले आके छोड़ दिया आपने। जैसे पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर लॉयन नहीं पाए जाते, अब लॉयन आपने ले जाकर छोड़ दिया, तो क्या करेगा? वहाँ के जो लोकल एनिमल्स पाए जाते हैं उनको खाने लगेगा, नुकसान होगा कि नहीं? तो नेचुरली तौर पे जो जहाँ का है वो वहीं रहने दो, कोई बाहर से कोई स्पीशीज ले आकर आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसा प्लांट आपने लगा दिया जो जाकर वहाँ बीमारी पैदा कर दे, आसपास के जो प्लांट्स हैं, वहाँ के जो लोकल प्लांट्स हैं, उनको नुकसान पहुँचा दे, ठीक है? तो इससे क्या होता है, ये जो एंडेमिक स्पीशीज़ हैं, इनकी एग्जिस्टेंस को, इनकी ज़िंदगी को बड़ा खतरा हो जाता है। अब एक वर्ड कई बार हमारे सामने आ चुका है, स्पीशीज़। हिंदी में इसको हम प्रजाति कहते हैं। तो क्या होता है ये स्पीशीज़? अब अक्सर लोग इसके बारे में ये समझते हैं ना, जैसे एनिमल स्पीशीज़ के बारे में बात की गई तो वो कहेंगे डॉग, लॉयन, टाइगर, ये अलग अलग एनिमल की स्पीशीज़ हैं। प्लांट्स की बात कर लें तो नीम, मैंगो, गुआवा, ये अलग अलग ट्री की स्पीशीज़ हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर जैसे हम डॉग की बात करें तो ये डॉग एक सिंगल स्पीशीज़ नहीं है, इसके अंदर भी फर्दर स्पीशीज़ होती हैं। बर्ड्स की बात कर लें तो पूरी बर्ड्स एक सिंगल स्पीशीज़ नहीं है, बल्कि उसके अंदर कई तरीके की बर्ड्स आती हैं, तो उनकी कई सारी स्पीशीज़ होती हैं। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन से एनिमल एक सिंगल स्पीशीज़ के हैं, कौन डिफरेंट स्पीशीज़ के हैं? तो उसके लिए हमको इसके बारे में जानना होगा। स्पीशीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। स्पीशीज़ पॉपुलेशन के उस ग्रुप को हम कहते हैं जो कि कैपेबल होते हैं इंटरब्रीडिंग के, यानी आपस में उनके बच्चे हो सकते हैं। तो जिनके आपस में बच्चे हो सकते हैं वो एक स्पीशीज़ कहलाएंगे। दिस मीन्स दैट द मेंबर्स ऑफ स्पीशीज़ कैन रिप्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग ओनली विद द मेंबर्स ऑफ देयर ओन स्पीशीज़ एंड नॉट विद मेंबर्स ऑफ अदर स्पीशीज़। तो एक तरीके की जो स्पीशीज़ हैं उनके अंदर जो भी एनिमल्स आएंगे वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, यानी मिल के उनके बच्चे हो सकते हैं। और वो बच्चे कैसे हों, इसकी भी कंडीशन आपको बता दी कि एक तो वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं मिल के, और उनकी जो ऑफस्प्रिंग होंगी, यानी कि बच्चे जो होंगे वो भी फर्टाइल होंगे, यानी उनके बच्चे के भी आगे चल के बच्चे हो सकते हैं। ओनली विद द मेंबर्स ऑफ देयर ओन स्पीशीज़। तो एक स्पीशीज़ के होंगे तो ये कंडीशन है। मेंबर्स ऑफ अ स्पीशीज़ हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो एक स्पीशीज़ के जो भी मेंबर्स होते हैं, जो भी उसके अंदर एनिमल्स, प्लांट्स या जिसकी भी स्पीशीज़ की हम बात कर रहे हैं, तो उस स्पीशीज़ के जो भी मेंबर हैं उनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, यानी उनके अंदर कॉमन चीज़ें हमको देखने को मिलती है। अब इसको थोड़ा सा मैं और डिटेल में आपको समझाता हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए कि स्पीशीज़ है क्या। अब देखो, ये एक औरत है और ये एक आदमी है, ये दोनों एक ही स्पीशीज़ के मेंबर हैं, यानी इन दोनों की प्रजाति एक ही है। क्यों एक है? क्योंकि ये दोनों मिल के एक बच्चे को जन्म दे सकते हैं, यानी इन दोनों के मिलने से बच्चा हो सकता है। और ये बच्चा भी कैसा है? फर्टाइल है, यानी इसके भी आगे चल के बच्चे हो सकते हैं। तो ये कंडीशन पूरी हो रही है
इसलिए जो औरत है और आदमी है ये दोनों एक ही स्पीशीज के मेंबर हैं। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ देखो, ये एक डॉग है, इसको हम ग्रेट डेन कहते हैं, और ये एक छोटा सा डॉग है, साइज में काफ़ी छोटा होता है, इसका नाम है चिहुआहुआ। इन दोनों के भी आपस में मिल के बच्चे हो सकते हैं, जो कि ये है, नीचे इमेज आप देख सकते हो। हालांकि आप देखो ये दोनों दिखने में अलग है, इनका साइज भी काफ़ी फ़र्क है। यहाँ देख सकते हो साइज कंपैरिजन, ये ग्रेट डेन है और ये चिहुआहुआ है, दोनों के साइज में कितना फ़र्क है, दिखने में बिल्कुल अलग है, लेकिन ये दोनों एक ही स्पीशीज़ के मेंबर हैं। क्यों? क्योंकि आपस में मिलके इनके बच्चे हो सकते हैं, जिसकी इमेज मैंने यहाँ पर लगाई है। और ये बच्चा वो है जिसके भी आगे चल के बच्चे हो सकते हैं। अब ये एग्जाम्पल देखो, ये लॉयन है और ये टाइगर है, इनके भी आपस में बच्चे हो सकते हैं, यानी ये दोनों मिलके भी एक बच्चे को जन्म दे सकते हैं, जिसकी इमेज मैंने नीचे लगाई है। लेकिन ये जो बच्चा है इसके आगे बच्चे नहीं हो सकते, तो ये दोनों मिलके बच्चे पैदा कर सकते हैं, लेकिन वो जो बच्चा होगा वो फर्टाइल नहीं होगा, यानी उससे आगे बच्चे पैदा नहीं हो सकते। तो लॉयन और टाइगर ये दो अलग अलग स्पीशीज़ हैं, एक स्पीशीज़ के मेंबर नहीं है, क्योंकि एक सिंगल स्पीशीज़ के मेंबर होने के लिए कंडीशन क्या है कि उसके मेंबर आपस में मिल के बच्चे पैदा कर सकें, वो बच्चे भी आगे चल के बच्चे पैदा कर सकें, यानी वो फर्टाइल हों, तभी वो एक स्पीशीज़ के मेंबर कहलाएंगे। लॉयन और टाइगर के केस में एक कंडीशन तो पूरी हो रही है कि इनके बच्चे हो सकते हैं, यानी मिल के एक इसमें से फादर बनेगा, एक मदर बनेगा, लेकिन वो जो बच्चा पैदा होगा वो फर्टाइल नहीं होगा। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे स्पीशीज़ क्या होती है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी आपस में बच्चे हो सकते हैं और वो बच्चे फर्टाइल भी हों, यानी वो भी आगे बड़े होके बच्चों को जन्म दे सकते हैं, तो वो एक स्पीशीज़ के मेंबर्स कहलाएंगे। एक्टिविटी 5.6, फाइंड आउट द एंडेमिक प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ द रीजन वेयर यू लिव। तो आप जहाँ रहते हो वहाँ पर जो एंडेमिक प्लांट्स हैं और जो एनिमल्स हैं उनके बारे में आप पता लगाओ। तो आप जहाँ रहते हो वहाँ का पता लगाओ, लोगों से पूछ सकते हो, नहीं तो सिंपल गूगल कर सकते हो। अच्छा, एक चीज़ ऊपर रह गया था, उसको भी हम देख लेते हैं। पहेली का क्वेश्चन है, आई हैव हर्ड दैट सम ऑफ द एंडेमिक स्पीशीज में वैनिश, इज इट ट्रू? पहली करी मैंने सुना है कि कुछ जो एंडेमिक स्पीशीज हैं वो वैनिश हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं, क्या ये बात सच है? तो हाँ, जैसे कि स्पीशीज है फॉरेस्ट आउलेट, इनकी पॉपुलेशन दिन ब दिन कम होती जा रही है, तो कम होती जा रही है, एक दिन आएगा ये बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। अभी तो ये एंडेमिक स्पीशीज हैं, किसी खास जगह ही पाए जाते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद क्योंकि पॉपुलेशन की कम हो रही है ये वहाँ से भी खत्म हो जाएंगे, फिर दुनिया में कहीं आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे। जैसे डायनासोर खत्म हो गए ना, उसी तरीके से बहुत सी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि खत्म होने की कगार पे हैं। तो इस वीडियो को हम यहाँ पर एंड करते हैं। क्लास 8 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है, तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 8 की बेस्ट बुक का लिंक मैंने दे दिया है, इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से परचेज कर सकते हो। अब अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स हो गया, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हो गया, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 8 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। और नीचे आओगे तो और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।